हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सजीवों के प्रमुख लक्षण। देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो कि सजीवों के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे प्रजनन या जनन क्या होता है। साथ ही साथ हम जनन के उद्देश्य भी देखेंगे। इसके बाद हम दूसरी विशेषता देखेंगे या दूसरा प्रमुख लक्षण देखेंगे, उपापचय या मेटाबॉलिज्म क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे वैता या काल प्रभावन क्या होता है। चौथे नंबर पे हम देखेंगे वृद्धि यानी कि ग्रोथ क्या होती है। इसके बाद रेस्पायरेशन या श्वसन क्या होता है। फिर हम देखेंगे एक्सक्रीजन या उत्सर्जन। इसके बाद एडाप्टेशन या अनुकूलन। फिर इसके बाद न्यूट्रिशन या पोषण, और लास्ट में फिर देखेंगे मृत्यु के बारे में। अर्थात यहाँ पे सजीवों के प्रमुख लक्षणों के बारे में हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैप्टर 1 हमारा है जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे सजीवों के प्रमुख लक्षण। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजनन या जनन की, जो कि सजीवों का प्रमुख मौलिक लक्षण है। तो रिप्रोडक्शन या प्रजनन या जनन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो नॉर्मल तौर से आप समझ सकते हैं कि जनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है। कोई भी यदि सजीव है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वह अपने ही समान नए जीवों को, और यदि कोई पौधा है तो उसके अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वह अपने ही समान नए पौधे को उत्पन्न कर सके। तो हर एक जीवधारियों के अंदर अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। जीवधारियों के अंदर पाई जाने वाली इसी क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन कहते हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आप देख भी सकते हैं यह सजीवों का प्रमुख मौलिक लक्षण है, जिसके द्वारा जनक जो होता है, कोई भी पेरेंट्स अपने ही समान संततियों को उत्पन्न करता है, और संतति जो होती है उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि के बाद फिर उसमें परिपक्वता या मैच्योरिटी आती है, और साथ ही साथ उसके पश्चात वह फिर से नई संतति को जन्म देता है। सेम यही प्रोसेस पूरी की पूरी चलती रहती है। तो आपको याद रखना है कि जनन में या प्रजनन में मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी के अंदर प्रजनन या रिप्रोडक्शन पाया जाता है। किसी प्रकार से नॉन लिविंग या निर्जीवों के अंदर प्रजनन जैसी क्रियाओं का पूर्णतः अभाव होता है। तो जनन या प्रजनन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो जनन या प्रजनन क्या होता है, आपको याद रखना है कि हर एक जीवधारी के अंदर और हर एक जीवित जीवधारी के अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वह अपने ही समान संतति को उत्पन्न कर सके। जीवधारियों के अंदर पाई जाने वाली इसी क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, प्रजनन या जनन कहते हैं। तो यदि कोई पौधा है तो जाहिर सी बात है कि नए पौधे को उत्पन्न करेगा, और यदि कोई शिशु है तो नए शिशु को जन्म देगा। तो इस प्रकार से जनन या प्रजनन होता है। जनन या प्रजनन से आपको 2-3 चीजें और याद रखनी है। इसके उद्देश्य कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या क्या है। देखिए जनन के प्रमुख 2-3 उद्देश्य हैं। पहला यह है कि जनन के कारण ही जीवों की निरंतरता बनी रहती है। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जनन के कारण ही जीवों की निरंतरता बनी रहती है। यदि जनन नहीं होगा तो जीव जो है खत्म हो जाएंगे। उनकी जो कंटिन्यूटी या निरंतरता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो कि प्रजनन के कारण ही बनी रहती है। तो यदि प्रजनन या जनन ही नहीं होगा तो जीवों की निरंतरता जो है खत्म हो जाएगी, अर्थात जीव धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो जीव खत्म ना हो, इसकी निरंतरता बनी रहे, जिस कारण से आवश्यक है कि लगातार जनन या प्रजनन होता रहे। अर्थात जनन या प्रजनन के कारण ही जीवों की निरंतरता जो होती है वो बनी रहती है। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि जनन के परिणाम स्वरूप जीवों में विभिन्नताएं पैदा होती है और विकास होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि विभिन्नताओं से ही तो विकास होता है। तो जनन के परिणाम स्वरूप जाहिर सी बात है कि जीवों के अंदर विभिन्नताएं तो कुछ ना कुछ आएगी ही। हर एक पीढ़ी में थोड़ी बहुत विभिन्नताएं तो आएगी ही, और विभिन्नताएं यदि आएगी तो विभिन्नताओं से ही तो विकास होगा। और एक चीज यह भी याद रखना है कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो जनन के कारण ही संभव है। अर्थात जनन नहीं होगा तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि जनन या प्रजनन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जनन या रिप्रोडक्शन या प्रजनन क्या है, किसी भी जीवधारी के अंदर अपने ही समान नए संतति को जन्म देने की क्षमता पाई जाती है। इसे ही हम प्रजनन या जनन कहते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्या, उपापचय, जिसको कि हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यह प्रमुख इंपॉर्टेंट लक्षण है, यह भी सजीवों का प्रमुख लक्षण है। उपापचय की यदि हम बात करते हैं शाब्दिक तौर पे आपको अपनी भाषा में समझना है। सबसे पहले देखिए हमारी बॉडी के अंदर अर्थात हमारे शरीर के अंदर कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। तो बॉडी के अंदर लगभग हजारों प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं एनी टाइम चलती रहती है। तो बॉडी के अंदर जो हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इन हजारों रासायनिक अभिक्रियाओं के कुल योग को ही हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। तो देखिए यहां पे हमने वही तो बता रखा है
तो ये देखिए ऐसी हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि सजीवों के अंदर विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण हो गया, श्वसन हो गया आदि क्रियाओं के दौरान होती रहती है, जो कि सजीवों को जीवित रहने में सहायता करती है। वही तो हमने आपको कहा कि जीवों के शरीर के अंदर ऐसी हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है जिसके कारण जीवों की निरंतरता भी बनी रहती है, अर्थात कई सारी ऐसी क्रियाएं होती है जीवों के अंदर जो कि लगातार चलती रहती है। तो जीवों के अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती है और इसके आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जहां जैसे यहां पे हमने दो एग्जाम्पल लिख रखे हैं, एक है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा है श्वसन। तो श्वसन भी क्या है, एक अभिक्रिया ही तो है, शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। तो सेम इसी प्रकार आपको बॉडी के अंदर कई सारी अभिक्रियाएं देखने को मिलती है। तो बॉडी के अंदर जितने भी हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के कुल योग को ही हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब देखिए, अब जीवों के शरीर के अंदर जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होगी वो दो प्रकार से होगी। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं तो ऐसी होगी जिसमें कि छोटे छोटे अणु जुड़ करके एक नए यानी कि बड़े अणु का निर्माण करेंगे, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं तो ऐसी होगी जिसमें कि कोई भी बड़ा अणु टूटेगा और टूट करके छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करेगा यानी कि फॉर्मेशन करेगा। तो उपापचय जो होता है इसी आधार पर दो प्रकार से होता है, यानी जो मेटाबॉलिज्म होता है ये पुनः दो प्रकार का होता है। एक होता है उपचय जिसको कि हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है अपचय यानी कि केटाबॉलिज्म। तो थोड़ा सा यहां पे आपको समझना है, तो यहां पे हम देखते हैं उपचय व अपचय क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं उपचय की, क्योंकि उपापचय दो प्रकार का होता है, एक है उपचय और दूसरा है अपचय। देखिए, सबसे पहले हम एनाबॉलिज्म को देखते हैं, एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय। तो उपचय का मतलब होता है संश्लेषण। क्या होता है, संश्लेषण। अर्थात आपको याद रखना है कि ऐसी उपापचयी प्रक्रियाएं जिसमें अणुओं का संश्लेषण होता है। कहने का मतलब है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें छोटे छोटे अणु मिल करके एक नए अणु का यानी कि बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं उपचय। तो उपचय में आपको याद रखना है कि उपचय या एनाबॉलिज्म में क्या होता है, उपचय या एनाबॉलिज्म में अणुओं का संश्लेषण होता है, अर्थात छोटे छोटे अणु मिल करके बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने एक एग्जाम्पल यहां पे ले रखा है। जैसे आपको पता है कि बॉडी के अंदर जो है लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो वही अमीनो एसिड आपस में मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी आपको याद रखना है कि जो प्रोटीन होता है ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो आपको एक चीज ये भी समझ में आ गई कि प्रोटीन जो होते हैं किससे मिलकर के बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि अमीनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं। तो अमीनो अम्लों से प्रोटीन का संश्लेषण या बनना, यह सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है उपापचय का। तो आपको याद रखना है कि एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना या संश्लेषण होना, अर्थात कहने का मतलब यह है कि शरीर के अंदर होने वाली ऐसी उपापचयी अभिक्रियाएं जिसमें कि अणुओं का संश्लेषण होता है, अर्थात आपस में कई सारे छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे उपचय। और इसका जस्ट अपोजिट आपको पढ़ना है अपचय। अपचय का मतलब होता है टूटना, अर्थात ऐसी उपापचयी प्रक्रियाएं जिसमें कोई भी अणु टूट करके नए पदार्थों का निर्माण करता है, या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचय। तो अपचय को हम कहते हैं इंग्लिश में केटाबोलिज्म, और केटाबोलिज्म का मतलब ही होता है टूटना। तो ऐसी उपापचयी क्रियाएं जिसमें कि अणु छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं उसे ही हम कहते हैं अपचय। अपचय का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, यहां पे हमने एक एग्जाम्पल इसका भी लिख रखा है। जैसे यहां पे शर्करा जो होती है, अर्थात जो शर्करा है वो एटीपी मुक्त करने के लिए, अर्थात ऊर्जा निकालने के लिए किसमें किसमें टूट जाती है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। तो शर्करा जो होती है, अर्थात जो ग्लूकोज है वो किसमें टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि अपचय का मतलब होता है टूटना, अर्थात कोई भी बड़ा अणु जो है छोटे अणुओं में टूटेगा। तो इस प्रकार की उपापचयी प्रक्रियाएं जो होती है वो कहलाती है अपचय। तो उपचय और अपचय में बस थोड़ा सा अंतर है। उपचय का मतलब है कि ऐसी क्रियाएं जिसमें कि आपस में छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणुओं का संश्लेषण करते हैं, और अपचय का मतलब होता है कि ऐसी उपापचयी प्रक्रियाएं जिसमें कोई भी बड़ा अणु टूट करके छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं अपचय। इसके बाद देखिए तीसरा जो प्रमुख कैरेक्टर है, अर्थात तीसरा प्रमुख लक्षण है सजीवों का, वो है वैधता या काल प्रभावन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एजिंग। इसको यहां पे आसानी से समझना है, आपको काफी इजी है, लेकिन यहां से एक दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ भी, जिस कारण से इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए वैधता या काल प्रभावन क्या होती है, सबसे पहले तो इसको अपनी भाषा में समझना है आपको। वैधता या काल प्रभावन का मतलब होता है, देखिए जैसे कोई भी यदि व्यक्ति है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है
उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसकी शारीरिक क्षमता में अर्थात उसके काम करने की क्षमता में या जो शरीर के अंदर के आंतरिक अंग हैं उनके काम करने की क्षमता में लगातार गिरावट आती जाती है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है या जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एक एग्जाम्पल इसका हम आपको देना चाहते हैं। जैसे यहां पे आप देखेंगे हमारे शरीर में एक कोलेजन प्रोटीन होती है। तो कोलेजन प्रोटीन जो होती है यह बेसिकली सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है शरीर के अंदर। लगभग 40% इसकी मात्रा होती है इस प्रोटीन की हमारे शरीर के अंदर। तो जो कोलेजन प्रोटीन है इसकी जैसे जैसे वृद्धि बढ़ती जाती है, तो ये वयस्क अवस्था में जैसे ही कोई व्यक्ति जो है, आप पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति जब वृद्धावस्था में पहुंचने लग जाता है तो उसके शरीर में, उसके चेहरे में झुर्रियां पड़ने लग जाती है। उसका कारण क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है। क्योंकि जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है वैसे वैसे कोलेजन प्रोटीन की मात्रा शरीर में कम होती जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर के अंदर कई सारी एक्टिविटीज में कमी आने लगती है, जिस कारण से कई सारी क्रियाएं धीमी बढ़ जाती है और धीरे धीरे फिर क्रमशः मृत्यु तक में वो क्रियाएं धीरे धीरे पूर्णतया बंद हो जाती है। अर्थात काल प्रभावन या वैता का मतलब क्या है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके शारीरिक कार्य करने की क्षमता में गिरावट आती जाती है, उसके जो आंतरिक अंग हैं उनके भी कार्य करने की क्षमता में गिरावट आती जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जीवों की जो जैविक क्षमता होती है उसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ कमी आती जाती है, अर्थात गिरावट आती जाती है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवों के शरीर में आने वाली इसी जैविक क्रियाओं में हानि को ही हम क्या कहते हैं, काल प्रभावन या वैता कहते हैं। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके शारीरिक क्षमता में कमी आने लगती है, अर्थात उसकी जैविक क्षमता में कमी आने लगती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, काल प्रभावन या वैता कहते हैं। और वैता से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि वैता का अध्ययन कहलाता क्या है। तो देखिए, बायोलॉजी या जीव विज्ञान की ऐसी ब्रांच या शाखा जिसके अंतर्गत हम वैता या काल प्रभावन का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं जीरेंटोलॉजी। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं जीरेंटोलॉजी। तो जीरेंटोलॉजी आपको याद रखना है कि वैता या काल प्रभावन का अध्ययन क्या कहलाता है, जीरेंटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद जीरेंटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो व्लादिमीर कोरेनचोस्की को आपको याद रखना है कि जीरेंटोलॉजी का जनक कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद चौथा जो प्रमुख लक्षण है सजीवों का वो है वृद्धि यानी कि ग्रोथ। तो ग्रोथ तो आप सभी को पता है कि ग्रोथ यानी कि डेवलपमेंट, अर्थात जो वृद्धि होगी, आकार में बढ़ोतरी होगी, वो वृद्धि के कारण ही तो होगी। तो किसी भी जीव में जो आकार में वृद्धि है वही तो क्या है, वृद्धि है। तो देखिए, जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ या वृद्धि यदि हम बात करें तो यह सजीवों की प्रमुख कैरेक्टर या प्रमुख लक्षण है सजीवों का, क्योंकि वृद्धि सभी सजीवों का सामान्य लक्षण होता है और सभी जीव जो होते हैं वो अपनी वृद्धि करते हैं, द्विगुणन करते हैं या अपने आकार को बढ़ाते हैं। और वृद्धि बेसिकली एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किसी भी जीव का आकार लगातार बढ़ता जाता है। तो आपको याद रखना है कि वृद्धि भी जो होती है यह हर एक सजीवों का प्रमुख लक्षण है। हर एक सजीवों में वृद्धि जैसी प्रमुख क्रियाएं पाई जाती है। देखिए, जीवों के शरीर में जो वृद्धि होगी ना, वह उनके शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। अर्थात बॉडी के अंदर कई सारी एक्टिविटीज या केमिकल रिएक्शन होती है जो कि उपापचयी अभिक्रियाएं होती है। उन उपापचयी क्रियाओं के दौरान ही जीवों के शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। तथा पादप एवं जंतु दोनों में ही कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको जरूर नोट डाउन करना है, क्योंकि जब तक कोशिका विभाजन नहीं होगा, अर्थात जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा, तब तक कोशिका की वृद्धि नहीं होगी। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनमें कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप ही क्या होती है, वृद्धि होती है। अर्थात कोशिका विभाजन के कारण ही क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आपको याद रखना है कि हर एक जीवधारी में वृद्धि होती है। वृद्धि सभी सजीवों का मौलिक लक्षण है और जीवों के शरीर में विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाएं होती है जिनके कारण ही जीवों के शरीर में वृद्धि होती है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जीवों के शरीर में जो कोशिकाएं होती है वो लगातार विभाजित होती रहती है, जिस कारण से ही वृद्धि होती है। तो चौथा लक्षण भी आपको याद रखना है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ। पांचवा लक्षण है श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन। काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अर्थात किसी भी प्रकार से सजीवों का प्रमुख लक्षण है श्वसन या रेस्पायरेशन। श्वसन से संबंधित पहली चीज तो अक्सर एग्जाम में यह पूछी जाती है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको याद रखना है कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, वायुमंडल की जो O2 होती है अर्थात ऑक्सीजन है, उसकी सहायता से भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है।
और ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा के द्वारा ही जीवों की समस्त क्रियाएं जो होती है वो संचालित होती है। और श्वसन की जो क्रिया होती है बेसिकली इसमें अपचयी क्रिया होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें यहां पे आपको याद रखना है कि कई सारे अणु टूटते भी हैं, अर्थात कोई भी बड़ा अणु जो है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करेगा और फिर टूटेगा किसमें, छोटे छोटे अणुओं में। जैसे यहां पे देखिए एक एग्जाम्पल हम यहां पे आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कोई भी यदि भोज्य पदार्थ है तो भोज्य पदार्थों से जो मुक्त ऊर्जा का संचय होता है, अर्थात जो एनर्जी का फ्लो होता है, वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। अर्थात कोशिकाओं में जो एनर्जी का प्रवाह होता है वो एटीपी के रूप में होता है। एटीपी का पूरा नाम आपको याद रखना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो एटीपी का पूरा नाम आपको याद रखना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी भोज्य पदार्थों से जो मुक्त ऊर्जा होती है उसका जो संचय होता है अर्थात स्टोर होता है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के रूप में होता है। और इन्हीं लक्षणों के कारण ही हम एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। तो कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं हम किसको, एटीपी को कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका की सबसे बड़ी मुद्रा कहलाती है एनर्जी की, इसीलिए इसे हम कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो एनर्जी की ये मुद्रा है भैया, इसको आपको जरूर याद करना है। तो श्वसन में आपको याद रखना है कि श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, क्योंकि श्वसन में होता क्या है कि कोई भी जो भोज्य पदार्थ होता है वो टूटता है किसमें, छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। लेकिन कब टूटेगा, जब उसको क्या मिलेगा, जब उसको मिलेगा क्या टूटने के लिए, जब उसको मिलेगा भैया कोई बड़ा अणु मिलेगा तब। तो कोई भी बड़ा अणु है वो टूटेगा किसमें, छोटे अणुओं में, और छोटे अणुओं में टूटने के बाद बड़ा अणु क्या देगा, एनर्जी देता है, जिस कारण से ही तो श्वसन होता है। तो श्वसन की क्रियाओं से यहां पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए यहां पे क्या है, C6H12O6 यानी हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज यदि ऑक्सीजन से क्रिया करके टूटेगा, अर्थात ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा, अर्थात ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ग्लूकोज किस में टूट जाएगा, तो ग्लूकोज ये टूट जाएगा किसमें किसमें, ये टूट जाएगा CO2 में और H2O में टूट जाएगा, CO2 में और किस में टूट जाएगा, H2O में। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि एनर्जी भी बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी, एनर्जी भी बाहर निकलती है। अर्थात आपको यह भी याद रखना है कि श्वसन की क्रिया के कारण हमको एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा तो उत्पन्न होगी और उसी ऊर्जा से तो हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं संचालित होगी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, क्योंकि श्वसन में जैसे कोई भी भोज्य पदार्थ है, जैसे यहां पे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया था अर्थात या ग्लूकोज आप कह सकते हैं, तो ग्लूकोज हमने लिया, ग्लूकोज चूंकि एक कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है, तो ग्लूकोज हमने लिया भोज्य पदार्थ और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा अर्थात इसका ऑक्सीकरण होगा। तो ये टूटेगा किसमें किसमें टूटेगा, CO2 में टूटेगा और H2O में टूटेगा। बैलेंसी आप यहां पे आसानी से कर लेंगे। तो देखिए अब यहां जब ग्लूकोज टूटेगा तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, विषैली गैसों में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यदि शरीर के अंदर रह गई ज्यादा समय तक तो यह शरीर को नुकसान या हानिकारक पहुंचाएगी। कहने का मतलब यह है कि इसको जल्दी से बाहर निकाल देना आवश्यक होता है। तो CO2 बाहर निकल जाती है और जो एनर्जी उत्पन्न हुई है इस एनर्जी से एटीपी के रूप में हमको ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारी जैविक क्रियाएं संचालित होती है या संपन्न होती है। तो श्वसन याद रखना है कि एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है जिसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है, कोई भी भोज्य पदार्थ ऑक्सीकरण करके टूटता है और जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और इसी ऊर्जा से फिर एटीपी के रूप में हमको एनर्जी मिलती है। और एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का याद रखना है आपको कि इसे हम कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। इसके बाद सजीवों की जो अगली यहां पे इंपोर्टेंट लक्षण है वो है उत्सर्जन या एक्सक्रीजन। तो एक्सक्रीजन या उत्सर्जन आपको समझना है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उत्सर्जन अर्थात शरीर के अंदर यदि कोई भी वर्ज्य पदार्थ है या शरीर के अंदर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है उसका बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और जिन अंगों के द्वारा उत्सर्जन होगा उसे हम उत्सर्जी अंग कहेंगे और जिन पदार्थों का उत्सर्जन होगा उसे हम उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। तो आपको याद रखना है कि सभी जीवधारी अर्थात जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती रहती है और उन्हीं उपापचयी प्रक्रियाओं के माध्यम से जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा इसके अतिरिक्त अन्य अनावश्यक या नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ शरीर के अंदर बनते रहते हैं और इन पदार्थों को शरीर से बाहर करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इनको यदि टाइम रहते बाहर नहीं किया गया तो ये शरीर के अंदर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर के अंदर उपस्थित हानिकारक वर्ज्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही
उत्सर्जन कहलाता है। और यह भी सजीवों का प्रमुख लक्षण है, क्योंकि जितने भी सजीव हैं उनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। जैसे CO2 का उत्सर्जन होगा, अमोनिया का उत्सर्जन होगा, मूत्र के साथ मिलकर के अमोनिया बाहर निकल जाती है, क्योंकि मूत्र में जो गंध होती है वो अमोनिया के कारण ही तो होती है। तो आपको याद रखना है कि उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर के अंदर उपस्थित कोई भी हानिकारक वर्ज्य पदार्थ जो कि शरीर के लिए हानिकारक है, उनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन या एक्सक्रीजन कहलाता है। तो आपको याद रखना है। तथा ऐसे अंग जिसके द्वारा हम उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो ये रही उत्सर्जन की बात। इसके बाद देखिए सातवां प्रमुख कैरेक्टर या सातवां प्रमुख विशेषता या लक्षण क्या है किसी भी सजीव का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो अनुकूलन या एडाप्टेशन। देखिए जितने भी सजीव हैं अर्थात जीवित ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक और क्षमता पाई जाती है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है पहले आपको समझना है। देखिए कोई भी जीवधारी है, उस जीवधारी के अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले। अब कुछ जीवधारियों में ये क्षमता नहीं भी होती है, पर अधिकांश जीवधारियों में ये क्षमता पाई जाती है। और जो क्षमता पाई जाती है ढाल लेने की, वो सजीव ही होते हैं। तो सजीवों के अंदर ये क्षमता पाई जाती है कि वह अपने आप को किसी प्रकार के वातावरण में झेल लें अर्थात ढाल लें वहां के वातावरण में। तो जीवधारियों द्वारा वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन या एडाप्टेशन कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि अनुकूलन की यदि हम बात करते हैं तो यह भी सजीवों का प्रमुख लक्षण है, जिसमें कोई भी जीव अपनी कार्य की, आकार की और व्यवहार में परिवर्तन करता है और परिवर्तन करके स्वयं को किसी विशिष्ट आवास के लिए अनुकूलित कर लेता है, जिस कारण से सजीवों में विभिन्न आवासों में आसानी से निवास करने के लिए अनुकूलन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमने पहले ही कहा कि अनुकूलन जो होता है जीवों को बचने में उसकी अहम भूमिका निभाता है। अर्थात अनुकूलन का मतलब होता है कि किसी भी जीवधारी का वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। अनुकूलन देखिए बेसिकली दो प्रकार से होता है, एक होता है अल्पकालिक अनुकूलन, दूसरा होता है दीर्घकालिक अनुकूलन। यानी जो अनुकूलन लंबे समय तक होगा उसे हम दीर्घकालिक अनुकूलन कहेंगे, और जो अनुकूलन कम समय के लिए होगा उसे हम अल्पकालिक अनुकूलन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप धूप में जाते हैं तो आपकी त्वचा क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है, क्योंकि वहां पे एक मिलेनिन नामक वर्णक जो है वो त्वचा की ऊपरी सतह पर आ जाता है। और इसके बाद जैसे ही आप छांव में जाते हैं फिर से आपकी त्वचा पहले के जैसे दिखने लगती है, क्योंकि मिलेनिन नामक वर्णक फिर से अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से ये अल्पकालिक अनुकूलन होता है। इसी प्रकार कई सारे दीर्घकालिक अनुकूलन भी पाए जाते हैं। तो अनुकूलन का मतलब आपको यहां पे समझना है कि अनुकूलन का मतलब होता है किसी भी जीवधारी का वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। तो वातावरण के अनुसार किसी भी जीवधारी को अपने आप को ढाल लेने की क्षमता क्या कहलाती है? अनुकूलन या एडाप्टेशन कहलाती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण की यदि हम बात करते हैं तो पोषण का शाब्दिक मतलब क्या होता है? अपनी भाषा में यदि हम देखें पोषण की परिभाषा, तो देखिए कोई भी भोज्य पदार्थ या कोई भी खाना हम जो खाते हैं उससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किया, तो हमने जो भी भोज्य पदार्थ ये हमने मान लीजिए ग्रहण किया, अब इस भोज्य पदार्थों से हमको क्या मिलेगी? भोज्य पदार्थों से हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और इसी एनर्जी से क्या होगा? इसी एनर्जी से शरीर का ग्रोथ होगा और साथ ही साथ डेवलपमेंट होगा, अर्थात शरीर का वृद्धि व विकास होता है। और इसी क्रिया को तो हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहते हैं। तो हम जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट अर्थात वृद्धि व विकास होता है, इसी प्रक्रिया को तो हम कहते हैं पोषण। तो पोषण आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है। इस एक को हम कहेंगे स्वपोषण, दूसरा होगा विषम पोषण। स्वपोषण का मतलब है कि देखिए यदि कोई प्राणी अपने द्वारा यदि स्वयं भोजन बना लेता है तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। अर्थात कोई भी प्राणी यदि अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं है तो वो क्या है? स्वपोषण है। वहीं यदि कोई जीव ऐसा है जो कि खुद अपना भोजन नहीं बना सकता है अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित है, तो इस प्रकार के हम पोषण को विषम पोषण कहेंगे। तो आप यहां पे देख भी सकते हैं कि समस्त जैविक क्रियाएं जैसे कि वृद्धि, श्वसन, विकास आदि तथा जीव द्रव्य के निर्माण हेतु जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जब तक हम भोजन नहीं खाएंगे तब तक उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी उससे शरीर का वृद्धि व विकास नहीं होगा। तो वही है पोषण का मतलब। आपको याद रखना है कि जो भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है और उससे हमारे शरीर का वृद्धि व विकास होता है, इसी क्रिया को हम कहते हैं पोषण। पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का आपको बताना है, स्वपोषण और विषम पोषण। तो विषम पोषण और स्वपोषण भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए एक आखिरी विशेषता है, वो है मृत्यु।
तो मृत्यु जो होती है यह अंतिम विशेषता होती है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह जीवन की अंतिम अवस्था होती है। तो डेथ का मतलब होता है मृत्यु, और मृत्यु की यदि हम बात करते हैं तो यह किसी भी जीवन काल की सबसे अंतिम अपहासी प्रक्रिया है। अपहासी प्रक्रिया का मतलब होता है कि इस अवस्था में सभी अंग जो है हासित हो जाते हैं, अर्थात कार्य करना बंद कर देते हैं, जिसके अंतर्गत जीव में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जैसे हृदय गति, श्वसन दर एवं नाड़ी गति, ये सभी क्रियाएं रुक जाती है, जिसे हम कहते हैं मृत्यु। तो मृत्यु जो है यह जीवन काल की सबसे अंतिम अवस्था होती है और अपहासी प्रक्रिया होती है, जिसके कारण जीवों में होने वाले समस्त जैविक क्रियाएं जो है रुक जाती है, अर्थात खत्म हो जाती है। कभी कभी एग्जाम में आपके ये पूछा जाता है कि मृत्यु जो है कितने प्रकार की होती है, या एक आध बार ये भी पूछा गया है कि जैविक मृत्यु यानी कि बायोलॉजिकल डेथ और चिकित्सीय मृत्यु होती क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि जैविक मृत्यु होती क्या है। तो जैविक मृत्यु में आपको समझना है कि जैविक मृत्यु की जो अवस्था होती है इसमें पोषण तत्वों तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण शारीरिक ऊतकों का क्रमशः विखंडन होने लग जाता है, उसे हम कहते हैं जैविक मृत्यु। और वहीं यदि हम चिकित्सीय मृत्यु की बात करते हैं तो इस अवस्था में शरीर में होने वाली महत्वपूर्ण जैविक क्रियाएं जैसे नाड़ी गति हो गई, हृदय गति हो गई, इसके अलावा जो श्वसन गति हो गई तथा आंखों में संवेदन की प्रक्रियाएं, ये प्रक्रियाएं क्रमशः धीरे धीरे से रुक जाती है। तो देखिए बॉडी के अंदर कई सारी ऐसी मृत्यु होती है, जैसे मान लीजिए नाड़ी गति हो गई, हृदय गति हो गई और श्वसन गति हो गई, ये सभी गति जैसे ही रुक जाएगी उसे हम कहेंगे चिकित्सीय मृत्यु। कहने का मतलब ये है, आपको थोड़ा सा यहां पे बस दिमाग लगाना है, चिकित्सीय मृत्यु या क्लिनिकल डेथ क्या होती है। आप यहां पे ये दिमाग नहीं लग जाइएगा कि चिकित्सीय मृत्यु का मतलब है कि चिकित्सा करते समय यदि मृत्यु हो जाए तो उसे चिकित्सीय मृत्यु कहते हैं। यह भ्रम बिल्कुल अपने मन में नहीं लाना है। चिकित्सीय मृत्यु का मतलब होता है कि ऐसी अवस्था जिसमें नाड़ी दर, हृदय गति व श्वसन गति ये सभी क्रियाएं रुक जाती है, तो उसे हम कहते हैं चिकित्सीय मृत्यु। और जैविक मृत्यु का मतलब होता है कि देखिए श्वसन, नाड़ी दर तथा हृदय गति के रुकने के बाद भी कोशिकाएं जो होती है वो कुछ समय तक जीवित रहती है, और जब कोशिकाओं की पूर्णतया मृत्यु हो जाती है उसे हम कहते हैं जैविक मृत्यु। तो यहां पे आपको मृत्यु के दोनों प्रकार भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में 2016 में लगभग ये पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के आपको यहां पे सजीवों के जितने इंपोर्टेंट कैरेक्टर या प्रमुख लक्षण है वो हमने आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे ही क्रमशः आपको सभी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम क्रमशः आपको पेपर के पहले तक में प्रोवाइड करा देंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।